हेलो फ्रेंड्स। आज आपके सामने मैं जिस कंपनी का जिक्र करने जा रहा हूं उस कंपनी का नाम है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अभी पिछले कुछ दिनों में ये काफी सुर्खियों में रही क्योंकि जो इसके अंदर जो इन्वेस्टर था स्टैंडर्ड लाइफ, उसने अपना काफी जो हिस्सा है वो ओपन मार्केट में जो है वो सेल किया। और इसी तरीके से जो एचडीएफसी लाइफ है वो कंपनी के साथ साथ एचडीएफसी एएमसी के अंदर भी जो है स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो इन्वेस्टर था, तो उसने वहां पर भी अपना जो स्टेक है वो सेल किया है और अभी ओएफएस के माध्यम से भी जो है वो अपना स्टेक जो है सेल करने की प्रोसेस के अंदर है। तो देखिएगा यहाँ पर जो मेरी जो बात है वो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में जो बिजनेस है, तो सबसे पहले हम ना लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में कुछ बातें हमें पता होना चाहिए। देखिएगा, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अलावा अगर हम इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो वो सब जग जाहिर है, और उस कंपनी का नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एलआईसी। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एनालिसिस करने से पहले आप एलआईसी के बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जिस तरीके से एलआईसी का बिजनेस है उसी तरीके का सिमिलर बिजनेस इनका है। देखिएगा कि 2000 से पहले कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी के अलावा इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर नहीं आ सकता था, यानी कि केवल सरकार के पास ये अधिकार था कि वो केवल और केवल वही एक लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस जो है कर सकती है। यानी कि पूरा का पूरा इंश्योरेंस जो बिजनेस है वो किसके हाथों में था? सरकार के हाथ में था। और यहां पर ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स थे वो जनरली एलआईसी जो है वो रिसीव करती थी, और एलआईसी के पास जो अपने तरीके से जो भी चीजें वो बनाती थी उसके हिसाब से वो पॉलिसी डिजाइन करती थी। कोई रेगुलेटर नहीं था। लेकिन ये जो सेक्टर था ये प्राइवेट सेक्टर्स के लिए खोला गया, और ये जो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्टाइज की जरूरत थी, और वो उसके अंदर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाउ की गई, और उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक डोमेस्टिक कंपनी का होना भी जरूरी था। तो बहुत सारे जो यूएस के जो इंश्योरेंस कंपनीज और बाकी वर्ल्ड के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनीज थी वो यहाँ पर इंडिया के अंदर आ गई, और उन्होंने इंडियन कंपनीज के साथ जो है वो टाई अप किया और इंश्योरेंस के बिजनेस को स्टार्ट किया, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस था या लाइफ इंश्योरेंस। देखिएगा, ये दो तरीके के जो बिजनेस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है जिंदगी से जुड़ा हुआ, यानी कि अगर इंसानों को अगर आप बीमा करोगे उनकी जिंदगी से संबंधित, तो वो जो बिजनेस होता है वो लाइफ इंश्योरेंस है। लेकिन अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी करते हैं, गाड़ी को इंश्योरेंस करते हैं, फायर इंश्योरेंस करते हैं, मैरीन इंश्योरेंस करते हैं, तो वो सभी इंश्योरेंस जो है वो जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। यानी कि लाइफ के अलावा जो बाकी इंश्योरेंस है वो जनरल इंश्योरेंस में आता है। ये सब इंश्योरेंस जो है ओपन कर दिए गए जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। लेकिन इसके अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी उसकी जो लिमिट थी वो रखी गई। शुरू में तो कम थी, लेकिन बाद में उसको बढ़ा दिया गया। तो ये जो इंडियन कंपनीज हैं ये यहाँ पर फॉरेन पार्टनर के साथ जनरली सबने जो है बिजनेस शुरू किया, चाहे वो बजाज की बात करें, चाहे एचडीएफसी की बात करें, चाहे आईसीआईसीआई की बात करें, तो इस तरीके से, या भारती की बात करें, तो सबने जो है इस सेक्टर के अंदर जो है हाथ आजमाया। और वो बाकी जो प्लेयर्स थे वो भी इसके साथ साथ इंडिया में, जैसे एक्साइड का भी जो है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, तो बहुत छोटी कंपनियां भी जो है लाइफ इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में आ गई। इसी तरीके से जो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उस तर्ज पर ये भी कंपनी जो है स्टैंडर्ड लाइफ के साथ जो है मिलकर इन्होंने बिजनेस शुरू किया। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो बिजनेस है ये वास्तव में एक लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। तो मैं सबसे पहले अभी आपको एलआईसी की तरफ लेके चलता हूँ। देखिएगा, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वो आप अगर आज स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा दिया जाए तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी वो बनकर उभर जाएगी। रिलायंस से भी बड़ी कंपनी होगी अगर आप उसको वैल्यूएशन वाइज देखें तो। देखिएगा, ये बिजनेस बहुत बड़ा क्यों है, क्यों लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर पैसे बनते हैं। देखिएगा, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, आपको थोड़ा सा अजीब तो लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको इस तरीके का स्टेटस दिया हुआ है कि जिस तरीके के प्लान बेचते हैं उसमें इन कंपनीज को बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होते हैं, और ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। यानी कि ये बिजनेस कभी भी खत्म ना होने वाला बिजनेस है। जब तक इंसान रहेगा, जब तक उसकी जिंदगी रहेगी। दूसरी बात यह है कि जो एंट्री बैरियर्स हैं, कोई भी आदमी आके इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं शुरू कर सकता। इसीलिए एलआईसी ने देखिएगा बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, अगर वो कंपनी जरा सी भी अच्छी कंपनी है तो आप उसमें देखेंगे एलआईसी की होल्डिंग आपको जरूर मिलेगी। और एलआईसी बहुत मेजर होल्डिंग जो है बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर होल्ड करती है। वो सारा पैसा जो है वास्तव में या तो कस्टमर का है या कंपनी का खुद का है। इसी तरीके से आप जिस भी शहर में जाएंगे इंडिया के अंदर, वहां पर आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो बिल्डिंग्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, और वो बेहतरीन बिल्डिंग्स हैं जहां पर कि उन्होंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। इसके अलावा जो लोग दिल्ली में रहते हैं तो आप देखिएगा दिल्ली के अंदर जो सीपी के अंदर भी आप जाएंगे ग्राउंड प्लेस के अंदर, तो आप
जिधर नजर दौड़ाएंगे उसी तरफ आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है नहीं कि LIC का जो बिजनेस है वो आपको दिखेगा और उनकी बिल्डिंग्स जो है आपको नजर आएंगी। देखिएगा ये रीजन क्या है, देखिएगा मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, जब ये इंश्योरेंस बिजनेस करते हैं तो ये कस्टमर से प्रीमियम लेते हैं, और प्रीमियम लेने से जो इनके एक क्लेम्स देने की ऑब्लिगेशन हो जाती है जो लाइफ से जुड़े हुए जो क्लेम्स है। अब जनरली ये कंपनियां करती क्या है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर इंश्योरेंस बेचने से ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट को प्रपोज करते हैं कि भाई साहब इन्वेस्टमेंट लीजिए और यहाँ पर इतना पैसा जमा करोगे तो इतने दिन बाद आपको ये पैसा मिल जाएगा, अगर इसके बीच में आपकी लाइफ के साथ कुछ हो गया तो आपको क्लेम मिल जाएगा। और इस तरीके से बिजनेस करते करते ये वास्तव में कस्टमर्स को डराते भी हैं कि अगर आप अपने घर पे टीवी देख रहे हो और वो दिखाएंगे कि जैसे लाइफ खत्म हो गई तो फैमिली का क्या हाल हुआ, तो तभी अगर आप बैठे होगे तो मोस्टली फैमिलीज के अंदर अगर आपने पॉलिसीज नहीं ली होंगी तो आपकी जो वाइफ है या जो आपके स्पाउस हैं वो ध्यान से कहेंगे जी देखिए इंश्योरेंस करा लो। इसी तरीके से जो इनके एजेंट्स हैं वो भी अप्रोच करते हैं। तो ये सीधी सी बात है, जब एजेंट्स हैं और इनके एजेंट्स का जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है LIC का स्पेशली हम बात करें तो, क्योंकि वो इंडिया की सबसे बड़ी जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और मेरा तो मानना ही है कि अगर उसको लिस्ट करा दिया जाए तो वो इंडिया की भी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी होगी सभी कंपनीज के मामलों में। तो यहां पर जो हम बात कर रहे थे LIC की, तो वहां पर ये क्या करते हैं कि दोनों प्रोडक्ट को बेचते हैं। ये वास्तव में इन्वेस्टमेंट बेचते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को जो CAGR होता है वो जनरली 4-5% के आसपास होता है, और जो क्लेम्स होते हैं वो जनरली जितनी पॉलिसीज बेचते हैं उसमें से 5% से ज्यादा पॉलिसी जनरली क्लेम में नहीं आती, और जिन लोगों को मैच्योरिटी पे भी पैसा देते हैं तो वो 4-5% की जो CAGR है उसके हिसाब से इनके जो है रिटर्न देते हैं। यही रीजन है कि आजादी के बाद से आप देखिएगा LIC ने इतना जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन की है और सरकार को इतना पैसा कमा के दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आप उसको कैलकुलेट करने जाओगे तो सरकार को वो इतना जो पैसा देते हैं कि उनके जो फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट को उसमें एक अच्छा सा जो कंट्रीब्यूशन है वो उनको मिल जाता है। तो इसीलिए पहले बात बोली जाती थी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, इतना प्रॉफिट जनरेट करता है, तो ये सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं खोला गया। लेकिन जैसे ही प्राइवेट के लिए खोला गया सभी ने हाथों हाथ लिया, और इसमें आप जानते हैं कि बिरलाज भी हैं, जो है टाटाज भी हैं, HDFC भी है, अगर बजाज वाले भी हैं, भारती भी है, आप जिस भी बड़े ग्रुप्स को देखोगे सब इस बिजनेस के अंदर है। और ये जो बिजनेस है ये वास्तव में बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो मैंने भी आपके साथ बताया, और इसका रीजन यह है कि यहाँ पे जो प्योर इंश्योरेंस बिजनेस है, जो टर्म प्लान्स हैं, उनको कंपनियां बेचकर खुश नहीं होती। ये हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, इतना पैसा देंगे इतना ले लेना, जैसे मनी बैक पॉलिसीज है उनको बहुत जो है सेल किया LIC ने। तो इस तरीके से उस इन्वेस्टर को वास्तव में ये प्रोडक्ट बेचते हैं इन्वेस्टर के एंगल से, बजाय कि रिस्क कवर करने के ज्यादा। तो रिस्क वाला पोर्शन जो है ये कम डिस्कस करते हैं या इनके एजेंट्स भी, और बहुत जो है ज्यादातर वो इन्वेस्टमेंट के एंगल से इन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। जैसे अभी इनका अगर हम बात करें जो यूलिप प्लान्स हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, वो वास्तव में अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारा पैसा तो कमीशन के रूप में कट जाता है, और उसमें जो 3 साल का पहले लॉक इन होता है, जो 5 साल का लॉक इन है, वहां तक जब इन्वेस्टर्स है वो जो पैसे जमा करता है तो वहां पर उसका बहुत सारा पैसा तो कमीशन के रूप में चला जाता है एजेंट के रूप में। तो वास्तव में ये जो पैसा है जो इंश्योरेंस कंपनी के पास आता है ये काफी कम आता है, और जो रिटर्न्स हैं जो यूलिप में वो काफी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ भाई साहब अगर आपने यूलिप लेनी है तो एक टर्म प्लान अलग ले लो और म्यूचुअल फंड्स में अलग से पैसे लगा दो। लेकिन क्या है कि यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी है नहीं, इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी जो है ये जबरदस्त पैसा काटेंगी और काटती जा रही है। अब इसमें गलत है या सही है मैं उसमें ज्यादा उंगलियां नहीं उठाऊंगा, बट मैं इनके बिजनेस के मॉडल के बारे में बात करूंगा। अब इसी तरीके से जो कंपनी है HDFC लाइफ, क्योंकि इनके अपने प्रोडक्ट्स अपने चैनल्स के थ्रू भी बेच पाते हैं, तो ये जो कंपनी जिस HDFC लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, तो मैं केवल यही बताना चाहूंगा कि इनका बिजनेस अगर आज आप बैलेंस शीट वाइज देखेंगे तो बहुत ही महंगा वैल्यूएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। 31 रुपए का शेयर अगर बुक वैल्यू देखें तो 32 रुपए की आप लगा 31.5 रुपए 32 रुपए लगा लेते हैं मोटा मोटी। 32 रुपए की EPS वाला जो शेयर है वो 575 रुपए, 32 रुपए की बुक वैल्यू वाला शेयर 575 रुपए में मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अगर आप इसको प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो बहुत महंगा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इस शेयर की PE रेशियो भी देखेंगे तो 86 टाइम्स इसकी PE रेशियो मिलेगी, लेकिन लोगों को पता है ये बात क्यों इसका ये शेयर प्राइस यहां पर है। देखिएगा पहली बात तो है HDFC ग्रुप की कंपनी है, उसका जो प्रीमियम है वो मिलता ही मिलता है। दूसरी बात क्या है कि इसकी जो क्लेम रेशियोज यानी कि जो लोग क्लेम करते हैं वो क्लेम रेशियो अच्छी है, तो लोग इस पर बिलीव करते हैं कि हाँ इनके पास पॉलिसी कराओगे तो ये क्लेम टाइम पे आपको पे कर देंगे। तीसरी बात अगर हम बात करें
तो यहाँ पर HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, इसका जो बिजनेस है वो कैश रिच बिजनेस है, यानी कि सब लोग इनको कैश दे के जाते हैं, इनको बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, एजेंट के माध्यम से जो ही अपना बिजनेस करते हैं। और ये बिजनेस जो है ये अंडर पेनिट्रेटेड है, आप मान के चलिएगा अभी भी बहुत लोगों को इसके अंदर अवेयरनेस नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, इसलिए जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो कैसा बेचते हैं, इंश्योरेंस नहीं बेचते प्योरली, ये बात जनरली अपना जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है वो भी बेचते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न्स होती हैं वो वास्तव में ज्यादातर कंपनी के हिस्से में आ जाती है। हालांकि IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा रेगुलेटर है IRDAI, वो रेगुलेटर भी जो प्लान्स जो बनाता है वो वास्तव में सभी इंश्योरेंस कंपनियों को जो प्लान्स बनते हैं वो मोर और लेस एक जैसे होते हैं। तो जनरली वो जो स्कीम्स ये लेके आती हैं वो पास हो जाती हैं, और वो स्कीम्स जल्दी जनरली पास हो जाती हैं, और फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में है नहीं, तो ये कंपनियां जो है बहुत जबरदस्त जो प्रॉफिट है वो कमाती हैं। और दूसरी बात है जो है एंट्री बैरियर है, कोई भी आदमी आके या कोई भी कंपनी जो है छोटे कैपिटल बेस के साथ अब जो है बिजनेस नहीं शुरू कर सकती, और कंपटीशन इतना जबरदस्त है कि जो है कोई दूसरा प्लेयर जो है मार्केट शेयर जो है कैप्चर करने की पोजीशन में नहीं है। और जिस समय ये आए थे उस समय केवल LIC एक अकेला प्लेयर था, जिसकी वजह से इन्होंने ये प्रॉफिट्स हैं ये कमाए हैं। अगर आप इनकी 3 साल की पिछले 3 साल की सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो 28% के रेट से ग्रो कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 24% की जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है। लेकिन ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये मायने नहीं रखती, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ऊपर है, तो ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये आपको जो है ट्रू पिक्चर जो है वो नहीं दिखा रही है। लेकिन फिर भी जो हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस मॉडल की बात करें, तो यहाँ पर ये जो बिजनेस है ये कैसे बिजनेस लग रहे हैं, ये बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस लग रहे हैं, इसीलिए लोग इनको हाथों हाथ जो है वो ले रहे हैं। इसके बाद देखिएगा अगर आप इसके चार्ट को भी देखेंगे तो जो IPO प्राइस था उसके बाद जो है 400 रुपए गया, उसके बाद ये नीचे आया, और अब पिछले 1 साल के दौरान अगर आप देखेंगे तो इसने पूरी मार्केट को जो है आउट परफॉर्म किया है। और आउट परफॉर्म का रीजन एक बड़ा सिंपल है, जो मैंने भी आपको बताया कि इनको बार बार कैपिटल की जरूरत नहीं है, नहीं कैपिटल की जरूरत नहीं है, इसलिए लोग इसको हाथों हाथ जो है लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद देखिएगा इस कंपनी में जो सबसे खास बात क्या है, ये कंपनी ना डेट फ्री है, इसके अंदर उधारी की जो मात्रा है वो नहीं है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो मैंने बताया वो 25% से की रेट से जो है वो ग्रो कर रही है, और अगर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है, और 25% पे मेंटेन, कंपनी हैज मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड पे आउट, और 25% पैसा जो है डिविडेंड के रूप में भी ये बांट रही है। हालांकि इसमें जो मुश्किल जो बात है वो मैं बता रहा हूँ कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 18 टाइम्स है, काफी महंगा लगता है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है धीरे धीरे जो है निकाली है, और हालांकि इसमें रेगुलेटरी प्रेशर्स भी है इनके पास, इनको अपना एक लिमिटेड जो होल्डिंग है वो रखनी पड़ेगी, जिस वजह से भी इसके अंदर वो है सेल कर रहे हैं। और इन्होंने देखिएगा जिन प्राइसेस पर शेयर लगाए थे उसके बाद ये अपने पैसे को करीबन 50, 60, 70 गुना कर चुके हैं, तो इन्वेस्टर जो है उसको एग्जिट करने के मूड में रहता है। टैक्स रेट जो है इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ही इफेक्टिवली बिलो 10% जो है आता है, तो टैक्स रेट का जो लोअर सेगमेंट के अंदर ये आना, लोअर खंड के अंदर आना, वो इनके लिए प्रॉफिटेबल है। और इसके अलावा जो इनके पास इन्वेस्टमेंट होती है वहां से ये बेहतरीन जो है रिटर्न्स कमाते हैं, तो अदर इनकम का जो कंपोनेंट है वो काफी अच्छा होता है। इसके बाद अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको साफ साफ ये बात समझ में आएगी कि इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, तो जो मार्च का क्वार्टर होता है जनरली बहुत बढ़िया होता है इनका, और मार्च का क्वार्टर बढ़िया होने की वजह से वहां पर इनकी जो रेवेन्यू है वो, क्योंकि मार्च में लोग अपने जो इनकम टैक्स की सेविंग करने के पर्पज से जो है वहां पे पैसा निवेश करते हैं, तो मार्च क्वार्टर जो है इनका अच्छा रहता है। तो भी हो सकता है कि अगले 2-3 महीने में यहाँ पे कंसोलिडेट करके जब मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तभी इस शेयर्स के अंदर एक और अच्छी तेजी देखने के लिए बनेगी। हालांकि अगर आप इसको वैल्यूएशन वाइज कहेंगे तो देखिए वैल्यूएशन वाइज जो है फेयरली वैल्यूड है या थोड़ा ओवर वैल्यूड ही मिलेगा ये शेयर्स, लेकिन क्योंकि कंपनी बेहतरीन बिजनेस के अंदर है, इसको सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत जो है वो निवेश किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट मंथली बेसिस पर 1-2 साल के लिए अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतरीन जो है मौके बनेंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो मैं इसमें बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो शेयर है ये वास्तव में एक हाई प्रीमियम जो वैल्यूएशन है वो इसको लिए हुए है, तो ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन है जो मार्केट खराब करती है तो उस समय पर ये वैल्यूएशन जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको केवल यही सजेस्ट करूंगा अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो इसमें काफी अच्छे पोटेंशियल्स हैं
क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि एक छत्र राज जैसे LIC का है और उनकी जो असेट्स हैं आपको चारों तरफ पूरे इंडिया के अंदर दिखती नजर आएंगी, उसी तरीके से आज के बाद अगर 10-15 साल का अगर नजरिया आपके पास है तो इसी तरीके की ये जो कंपनी है इसे बड़ा होने का दम जो है रखती है। और HDFC जो ग्रुप है वो अपने आप में जाना माना ग्रुप है। हालांकि अभी कंपनी 1,10,000 करोड़ के मार्केट कैप से चल रही है, तो मार्केट कैप नीचे नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि इस तरीके की जो बेहतरीन बिजनेस है, बेहतरीन मैनेजमेंट की जो कंपनी है, वो लंबे समय के अंदर एक अच्छी जो रिटर्न्स हैं वो इन्वेस्टर्स को देने का दम रखती है। इसी तरीके से अगर आप P&L के अंदर देखेंगे तो 2017 के अंदर जो 27,000 का जो इनकी जो रेवेन्यूज थे वो बढ़कर जो है 38 जो है 391 हो गए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी है देखने के लिए। प्रॉफिट्स भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70-80% जो है वो बढ़े हैं पिछले 4 साल के अंदर। तो यहाँ पर 4 साल के अंदर अगर आप 80% की ग्रोथ दे रहे हो, देखिएगा अभी ये कंपनियां छोटी कंपनियां हैं, जब इनका बेस जो बड़ा हो जाएगा तब आप देखिएगा इनके अंदर जो रिटर्न्स होंगी वो देखने के लिए मिलेंगी बढ़िया। और अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट, अभी भी ये नहीं कह सकते कि इंश्योरेंस सब लोग लेते हैं नहीं लेते हैं। बेशक से इंश्योरेंस के जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो LIC बेचती है, लेकिन LIC के बाद अगर आप इस सेगमेंट में देखेंगे तो जो हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं वो तीनों की तीनों जो लिस्टेड कंपनी है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। चाहे वो ICICI की प्रूडेंशियल की बात करें या SBI लाइफ की बात करें या HDFC लाइफ की बात करें, लेकिन ये क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो है बेहतरीन जो मौके हैं। और जो मैं लास्ट में जो आपके साथ बात बोलूंगा, मैं आपको केवल ये बात बोलना चाहूंगा कि ये कंपनी इतना दम रखती है कि ये आगे आने वाले समय के अंदर निफ्टी का पार्ट होगी। किसका पार्ट होगी? निफ्टी का पार्ट होगी। जिस तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं बिजनेस को, तो आप ये मान के चलिएगा कि ये इंडेक्स का पार्ट होंगी, कभी ये सेंसेक्स का पार्ट होगी। और मैं तीनों इंश्योरेंस कंपनी को बेहतरीन मानता हूं, बट मुझे लगता है कि SBI लाइफ और HDFC लाइफ बहुत ही जल्द जो है आपको देखेंगे 1 या 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि दोनों कंपनियां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के अंदर आपको नजर आएंगी। तो SBI लाइफ के ऊपर जो है मैं वीडियो अलग से आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा कभी भी जैसे मुझे समय मिलेगा, तो उसकी वीडियो जो है मैं आपको अलग से जो उसके फाइनेंशियल्स के साथ या उसके अंदर जो एडिशनल एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो क्या हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर जो है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। और मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।